संदेश झूठ से हटके। एक सवाल है, महेंद्रगढ़ में आज राहुल की रैली में अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी हो गई। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक अशोक तंवर ने दोपहर 1 बजे बीजेपी के लिए रैली की और दोपहर 2 बजे राहुल गांधी की रैली में पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो। इसी तरीके से आज अटेली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील राव कांग्रेस में आ गए और एक और प्रत्याशी करनाल जिले की नीलोखेड़ी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कल, अमर सिंह नाम है उनका, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। सर, ये सब क्या दर्शा रहा है और अशोक तंवर के आने के क्या मायने हैं और कितना बड़ा आप इसे बीजेपी पर डेंट समझते हैं? वो दलित चेहरा थे और कितना बड़ा भाजपा के पास और कोई शायद दलित चेहरा भी नहीं है। जी नमस्कार सर, प्रेम जी को और धर्मपाल जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों के साथ। देखिए सर, हरियाणा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वैसे भी बहुत बढ़त दिख रही थी पहले से, और अब तो ये मानिए कि जिस तरह से 4-5 दिनों से कैंपेनिंग हुआ है आखिरी दौर में, और उसके बाद आखिरी दिन में जिस तरीके से जो सोची समझी रणनीति के तहत अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाया गया है, और वो भी देखिए किस किस के साथ में, जहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं और राहुल गांधी तो नहीं, उन सब के सामने जो उनकी हाजिरी में शामिल करवाया गया है, तो उससे कई संदेश एक साथ दिए गए हैं। और उसी दिन सवेरे सोनिया गांधी की मुलाकात कुमारी शैलजा से भी होती है और ये तमाम बातों पर चर्चा की जाती है। तो संदेश बिल्कुल ये साफ है कि जिन जातियों की बात बीजेपी करती रही है, कांग्रेस ने उन सब नेताओं को एक मंच पर खड़ा किया। आज बीजेपी में अगर आप देखेंगे, आप तो हमारे साथ भोपाल जी भी हैं, बड़े उन सब में सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी आज शायद बता ना पाए कि बीजेपी में कोई दलित नेता आज है इतना बड़ा जिसकी पैन हरियाणा प्रेजेंस हो, या पूरे हरियाणा में जिसको दलित समाज का नेता माना जाता है। अशोक तंवर का कद बड़ा था क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, तो उस लिहाज से लोग उनको पूरे देश भर में एक पहचान थी, जानते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो जाहिर है उनके पूरे हरियाणा में दौरा हुआ और हर जगह उनके कार्यकर्ता थे। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको वोट वो दलितों को खींच पाए, जिसका नाम लेके, या हरियाणा में इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो अपने इनको नेता अपना मानता हो कि भाई एक नेता है और उनके पीछे पूरा एक अम्ब्रेला के तौर पर दलित समाज के वोट जो उनके पक्ष में आएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास अब 2 हो गए हैं, बल्कि 3 हो गए हैं अगर सही मायने में कहें तो, जो दलित चेहरा हैं, दलित नेता हैं। अशोक तंवर से पहले कुमारी शैलजा और उदय भान, ये दोनों दलित समाज से आते हैं, और देखिए तीनों ही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। शैलजा तो महासचिव भी हैं। अब इतने बड़े कद के नेता बीजेपी में कोई नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष किस स्तर के रहे हों, और बल्कि हरियाणा में तो दलित कोई प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कभी बनाया भी नहीं है। तो इसलिए ये मुकाबला जो पहले से कांग्रेस पार्टी की तरफ झुका हुआ था, उसके बाद अभी और झुक गया है। और जिसको बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बोलती रही है आज के पहले, जब बीजेपी ऐसे काम करती थी या बीजेपी के कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाया करते थे, तब इसको पीएम का मास्टर स्ट्रोक बोल के मीडिया पूरी बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाता था, और ऐसे ऐसे करके वो आती थी खबरें। लेकिन इस बार को खबर आ नहीं रही है कि राहुल गांधी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि नहीं खेल दिया, लेकिन जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हरियाणा में अब चुनाव जो है वो बीजेपी की पकड़ से बहुत दूर निकल गया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्लियरली झुक गया है। जो एक मुद्दा मिला था बीजेपी को इस पूरे इलेक्शन में अपना पिच सेट करने के लिए या टोन इस इलेक्शन की सेट करने के लिए, वो था दलितों के बारे में बात करना। शैलजा के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उस मुद्दे को उठाया। आज वो मुद्दा भी उनके हाथ से खिसक गया, और वो भी चुनाव के एक दिन पहले। तो ये एक बड़ा सेटबैक है, और प्रधानमंत्री अमित शाह तमाम लोग तो 2 दिन से प्रचार बंद कर दिए। 1 तारीख को आखिरी रैली पीएम की थी, उसके बाद वो आए नहीं हरियाणा में। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर को आखिरी दिन जब कैंपेनिंग का होता है एक आध रैली, उसमें भी हर विधानसभा चुनाव में हमने देखा करते रहे, लेकिन हरियाणा में वो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए
और इस वजह से अब ये मानिए कि हरियाणा का इलेक्शन लगभग साफ हो गया है। मैं जिन इलाकों में अगर दर्शकों की रुचि हो, जो खास सीटें हैं, चाहे लाडवा की विधानसभा है जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी फंसी हुई है। उस सीट पर भी जो आकलन है, जो समीकरण बन रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में बन नहीं रहा। हालात इस तरह के हैं कि अगर 8 तारीख को हम लोग बैठेंगे और विश्लेषण करें कि कौन-कौन से बड़े चेहरे हैं जो चुनाव हार गए, तो हो सकता है सबसे पहले हमको नायब सैनी का नाम ही लेना पड़े। और नायब सैनी की स्थिति वहाँ पर कमज़ोर है और वो चुनाव हारने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मैं कल वहाँ पर मौजूद था जब एक रोड शो उन्होंने किया। रोड शो में हेमा मालिनी को बुलाया गया था स्टार प्रचारक के तौर पर, और रोड शो जो था वो बिल्कुल एक अनइम्प्रेसिव था। उस रोड शो में बहुत भीड़ नहीं थी, बहुत गिने-चुने लोग थे और गाड़ियों की संख्या आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ 15-20 गाड़ियों की संख्या होती है, वो थी, और 20-30 गाड़ियाँ और ज़रूर रही होंगी। तो इतनी सी भीड़ थी। आमतौर पर रोड शो मुख्यमंत्री का आखिरी दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में हो, तो उसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि होनी चाहिए, जिससे कि एक मोमेंटम गेन करेगी उनका कैंडिडेचर और उनको जीतने में मदद मिले। दूसरा, नायब सैनी वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो पहले अलग-अलग जगह से विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, तो इसलिए उनको एक वो बाहरी वाला भी उनके लिए दिक्कत है। प्लस वो जो मेवा सिंह सिटिंग एमएलए हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में वहाँ का माहौल भी है। जातीय समीकरण जो हैं, उसके लिहाज से अगर बड़ी जो एक ब्लॉक देखें तो वो जाट और सिख जट का वहाँ पर है। जट सिख जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, जाट और प्लस जट सिख की संख्या मिला के, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर है सैनी समुदाय के। तो अगर ये माना, जो ज़ाहिर है बीजेपी ने यही सोच के उनको टिकट दिया होगा कि सैनी समाज के लोग उनको मिलेंगे ज़्यादा वोट, लेकिन उनमें भी कहीं न कहीं बँटवारा दिख रहा है और ओबीसी समुदाय का से वहाँ पर शेड्यूल कास्ट का बहुत वोट ज़्यादा है। तो ओबी शेड्यूल कास्ट का वोट में भी अधिक जो रुझान हमको देखने को मिला, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ। प्लस कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए जो दिक्कत पैदा कर रहा है, वहाँ पर एक कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, संदीप गर्ग लाडवा, और बीजेपी ने अपना तकलीफें और बढ़ा ली जब उनके घर पे ईडी की रेड हुई। रेड पड़ने के बाद अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और गर्ग हैं, तो ज़ाहिर है वो वोट वही, उनका वोट बैंक और बीजेपी के कैंडिडेट का वोट बैंक लगभग सिमिलर है, तो उन्हीं में वो ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर भव्य बिश्नोई की सीट जो है आदमपुर से, जहाँ पर भजनलाल परिवार 67 से चुनाव जीतता आ रहा है, वहाँ पर भी स्थिति कमजोर है। वहाँ पे भी वो चुनाव बहुत फंसा हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है जब ओबीसी कैंडिडेट कोई बिश्नोई परिवार के सामने आया हो, तो वहाँ से भी अगर अपने को सूचना ऐसी मिले कि वो चुनाव फंस गया या चुनाव में हार गए, तो कोई सरप्राइज नहीं। उसके बाद जो सीट है वो है, समझिए, तोशाम की सीट। तोशाम में भी इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है, विरासत किसके पास जाएगी इसका तय होना है। और आखिरी सीट, अगर बड़ी सीटों में जिक्र किया जाए, जो बीजेपी के बड़े नेता राव इंद्रजीत हैं, जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बस समझिए बन ही जाएंगे जैसे ही चुनाव खत्म होगा, तो बस वो सीट अगर वो जीत जाएं, तो वो सीट बड़ी फंसी हुई है और वहाँ भी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं ठाकुर अतरलाल, वो उनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए वो इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि वो वहाँ से विधानसभा की और किसी विधानसभा में कैंपेन करने के लिए जा ही नहीं पा रहे। तो पूरा माहौल जो बीजेपी के बड़े नेताओं का है, वो कहीं न कहीं फंसा हुआ है, वो अटका हुआ है। और अगर जीटी रोड में देखिए, राहुल गांधी ने यात्रा इसी जीटी रोड में शुरू की। जीटी रोड जो मूल रूप से बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की। जो विधानसभा क्षेत्र उन्होंने कवर किए, नारायणगढ़ से लेके और थानेसर तक का कुरुक्षेत्र का, वो तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी मजबूत रही है। तो उन सब इलाकों में उन्होंने रैली की और आखिरी रैली जो उन्होंने की आज, जिसमें इतना बड़ा धमाका अशोक तंवर का कर दिया, वो उन्होंने की वहीं बीजेपी के दूसरे बड़े गढ़ में, जो कि अहिरवाल का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने रैली की। और आज दिन में वो मेवात के इलाके में थे, जिसमें उन्होंने रैलियाँ की और भाषण जो उनका था वो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इसलिए ये जो इलाका था, उनका जो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग थी, एक इलाके में जो प्रियंका गांधी गई जींद की तरफ, जो बांगर का इलाका है, और जो देश वाली बेल्ट है रोहतक वाली, उसमें राहुल गांधी गए थे। तो इस तरीके से पूरे हरियाणा को उन्होंने 4 दिन में कवर कर लिया, जिसका बेनिफिट बीजेपी कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंगली बीजेपी जवाब देती हुई कि जो रेज इशू किए थे, बेरोजगारी का इशू सेंटर स्टेज पर आया इस इलेक्शन में, और जो पोर्टल का था या लोकल जो इश्यूज थे, वो बड़े मुद्दे बनकर आए
और इसी वजह से बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी के पास उनका कोई काट ही नहीं। बीजेपी ने हालांकि जातिवाद के नाम पर कुछ न कुछ बंटवारा करने की कोशिश की, लेकिन लोग 10 साल से जातिवाद के दंश से बहुत झेल रहे हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए वो मुद्दा भी चलता हुआ दिख नहीं रहा। तो हरी जी, मेरा तो यही आकलन है कि बीजेपी की हालत थोड़ी-सी कमज़ोर है और कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी। जी। नहीं, ये तो मतलब है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। एक और ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसकी आखिरी लाइन इन्होंने लिखा है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका नहीं छोड़ सकती। सलीम खान जी हैं हमारे। इस चुनाव को जीतने के लिए वो खुद 18 सीटों पर लड़ रही है और बाकी सीटों पर इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रही है। तो 18 + 28 = 46 इस टाइप से कहा है। तो क्या ऐसा भी है कि वहां पर बीजेपी जो है वो कुछ ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है जो उसके कैंडिडेट नहीं है लेकिन जीत सकते हैं, निर्दलीय हैं, उसका ध्येय ये रह गया है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी हार जाए? जी, बिल्कुल इस तरह के कैंडिडेट हैं, तभी तो लोग कह रहे हैं ना कि बीजेपी 90 सीट पे थोड़ी लड़ रही है। बीजेपी तो 150 सीट पे लड़ रही है। खुद के कैंडिडेट प्लस में आईएनएलडी के उम्मीदवार और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो ये तो सारे बीजेपी के लिए तो लड़ रहे हैं, जेजेपी समेत। लेकिन इसीलिए दिक्कत है कि इस इलेक्शन को बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद भी त्रिकोणीय नहीं बन पाई। हर जगह पर मुकाबला लगभग 85 या कम से कम 80 सीटें तो ऐसी हैं ही, 80-75 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला है। कुछ सीटें हैं जहां त्रिकोणीय है, जहां आईएनएलडी है या बीएसपी कैंडिडेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये सीटों की संख्या कम है, 15 के आसपास सीट रहेंगी जिन पर इस तरह का त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, 75 सीटें, वो आमने सामने की फाइट है और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि बीजेपी 2 बार जो हरियाणा में चुनाव जीती है वो 3 जो पॉलिटिकल आउटफिट्स थी उनमें से बीजेपी चुनाव जीती है। 2 का वोट बटवा एक दूसरे से बंटवा के, लेकिन इस बार वो वोट बंटता हुआ नहीं दिखा। जेजेपी तो समझिए कि जीरो पर है, उनको तो कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। आईएनएलडी को कुछ विधानसभाओं पर सीट मिलने की उम्मीद है और इसीलिए बीजेपी ने खासतौर पर सिरसा का जो इलाका है वहां पर अपने कैंडिडेट या तो खड़े नहीं किए या फिर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दी है ताकि आईएनएलडी का कैंडिडेट वहां से जीत जाए। इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश बीजेपी ने की हम लोगों को। वही है हिसार जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बहुत कमजोर दिया है। गन्नौर की ऐसी स्थिति है। कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनके जीतने की भी संभावना है। लेकिन ऐसी स्थिति ही है कांग्रेस पार्टी की भी, उनके जो बागी उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव जीतने की स्थिति में है, जिसमें अम्बाला कैंट है, बल्लभगढ़ है और तिगांव की विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के बागी हैं लेकिन वो जीतने की स्थिति में है, मुकाबले को बहुत बहुत कड़ा बना रहे हैं। तो हर जगह बीजेपी के ही उम्मीदवार मजबूत हैं ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी कैंडिडेट जो निर्दलीय हैं वो मजबूत हैं। लेकिन बीजेपी को तो कैंडिडेट निर्दलीय जो जीतेंगे उनकी जरूरत तब पड़ेगी जब बीजेपी 35 के आसपास आएगी। अगर 35 के नीचे रहती है बीजेपी तो इन कैंडिडेट्स का कोई फायदा बीजेपी उठा नहीं पाएगी। और आज की जो स्थिति है हरी जी, उसमें बीजेपी 35 तो छोड़िए, बीजेपी तो 20 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में उनका कोई बहुत लाभ हो पाएगा बीजेपी को सरकार बनाने में, इसकी संभावनाएं काफी कम लग रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कार्ड है नहीं जिसको वो बेस बना के इस इलेक्शन में लड़ पाए। और इसलिए जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी आधे अधूरे मन से उन्होंने कैंपेन किया है। बहुत सारे इलाकों में वो कैंपेन करने के लिए गए नहीं। प्रधानमंत्री 1 तारीख को अपने फारिग हो गए रैली करके पलवल में, उनकी रैलियों में बहुत भीड़ नहीं आई। तो ज्यादा बस वो इलेक्शन क्योंकि लड़ना है और इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई चारा है नहीं, तो इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऊपर से बीजेपी ने मुझे लगता है ये भी गलती कर दिया अपने लिए कि 1 तारीख के चुनाव को 5 तारीख करवा दिया, क्योंकि इलेक्शन का कैंपेन और बढ़ गया और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी वो तमाम स्ट्रेटेजी फेल हो गई। कोशिश तो बीजेपी की थी कि किसी तरीके से अपने पक्ष में प्रचार किया जाए, चुनाव किया जाए, और ये हो गया उल्टा ही। अशोक तंवर और पार्टी में आ गए, तो उनके लिए जो नुकसान था वो नुकसान डबल हो गया। और कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको कि चुनाव में वो मुद्दा बना पाए हों। बेरोजगारी, देखिए इलेक्शन ही ऐसा हुआ जिसमें मुद्दे ही हावी रहे, एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे, अहंकार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लोकल इश्यूज जो पोर्टल के थे, वो तमाम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा गया है और लोग बड़े परेशान थे और परेशानी के बाद ही इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी की लिए स्थिति यहाँ पर खराब है। हरी जी, एक विवेक गुप्ता जी का सवाल है, नारनौल सीट से जस्सी कांग्रेस कैंडिडेट की पोजीशन क्या है?
नारनौंद है सर, ये हिसार में एक विधानसभा क्षेत्र है। नारनौल जो है वो तो महेंद्रगढ़ के पास है, महेंद्रगढ़ जिले में ये नारनौंद है। जस्सी पेटवाड़ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, पर जस्सी पेटवाड़ को एज है। मुझे लगता है जस्सी पेटवाड़ इस चुनाव को जीत जाएंगे। यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन में गया था नारनौंद भी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और देखिए वो ये वही सीट है हरी जी, जैसे आपकी जानकारी में होगी, कि जिसको शैलजा ने घोषित कर दिया था अपने एक बहुत करीबी उम्मीदवार के लिए। एक प्रत्याशी उनके डॉक्टर अजय चौधरी हैं, उनके काफी करीबी हैं, उनकी घोषणा उन्होंने वहां पर कर दी थी कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन पार्टी ने आखिरी दिन 12 तारीख को ये टिकट जस्सी को दी है, और जस्सी काफी स्ट्रॉन्ग कैंपेन उन्होंने किया। आज दीपेंद्र हुड्डा उनके प्रचार के लिए गए थे और बहुत भीड़ वहां पर थी। उम्मीद है कि कांग्रेस ये सीट आराम से निकाल लेगी। और सर ये अटेली वाली सीट जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी, जो आम आदमी का प्रत्याशी है, वो वापस वो आ गया है कांग्रेस में। जी देखिए, ये सीट फंसी है। हम लोग वही कह रहे थे कि वो जो ठाकुर अतरलाल की बात हमने की ना, वो यही सीट है। अटेली की सीट पर ही राव इंद्रजीत का पूरा जोर लग गया है। इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद हो रही है कि वो लोग अहिरवाल के क्षेत्र में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। क्योंकि ये सीट है, यहीं पर पूरा जोर लगाया है इंद्रजीत ने, क्योंकि उनकी बेटी आरती यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और ये सीट शुरू में लग नहीं रहा था कि इतना मुश्किल फाइट यहाँ पर होगी, लेकिन अब वो फाइट बहुत मुश्किल हो गई है और उस सीट से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अगर इसमें हार जीत होगी तो बड़े कम मार्जिन से होने वाली है, और इसीलिए ज्यादा जोर लग रहा है। तो इसके बारे में जीत किसको मिलेगी, बस ये है कि क्योंकि राव साहब की बेटी हैं और पहला चुनाव लड़ रही है, तो सिंपैथी के हिसाब से शायद अगर वो लोगों ने वोट डाल दिया तो जीत जाएंगी, नहीं तो ये सीट तो फंसी हुई है।